और जमाल मंदू-खेल साहब बैठे हुए थे आईनी बेंच के जो मेंबर हैं, तो उन्होंने कहा कि आपसे जो सवाल होगा आपने जवाब नहीं देना। फिर एंड पे ये बात सामने आई कि चूंकि आप आईनी बेंच में हैं और जो बात मैं कर, उसके बाद पता लगा ना कि क्या बात कर रहे हैं वो, तो मैंने इसलिए कहा कि आपका मुद्दा पहले ना आए कि जो भी सीनियरिटी का इशू, वो आज वो खत भी लिख दिया गया दोबारा जो आपने कहा है कि हमारी सीनियरिटी, अब वो मुझे नहीं पता आमिर फारूक साहब को जिनको इतना प्रेशर में लाया गया, अब अगर वो जाने से पहले, क्योंकि मुझे यकीन है कि वो चीफ सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, तो वो नहीं जवाब देते तो उसका जवाब जबरदस्ती लिया जा सकता है। कोई रूल्स ऑफ बिजनेस, ये वकीलात एक बैरिस्टर बैठे हैं, दूसरे भी बैरिस्टर हैं, तो ये हमें बता सकते हैं कि क्या सुप्रीम, ऐसा नहीं लग रहा कि 5 जजेस जो हैं वो खुद इंसाफ के लिए अपने चीफ जस्टिस के पास एक पिटीशन लेके चले? नहीं, उस चीफ जस्टिस ने, मतलब आज जस्टिस आमिर फारूक ने जो 2 दिन में एक्शन लिए हैं, तो हफ्ते की रात से लेके अब तक मुझे तो पता चल गया इससे कि भाई इन 5-6 लोगों ने जो कुछ किया है उनके साथ, उन्होंने सीनियरिटी पे नंबर 2 के पास एहतसाब अदालत का भी चार्ज नहीं रहने दिया, सब चीजें उन्होंने वाइंड अप कर दिया उनसे। तो मुझे तो नहीं लग रहा कि वो कोई जवाब दे रहे हैं, जवाब मिल चुका है, ये अब अदालत में खुद जाएंगे, इनके वकला जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा ना, या नए चीफ जस्टिस के पास जाना पड़ेगा। और ये वैसे मैं आपको बता दूं कि उनके साथ मोहसिन अख्तर कियानी साहब की 2 दफ़ा एक, वैसे वो कहीं घूमते फिरते हुए मिल लिए थे और फिर वो कोर्ट में चाय पे भी मिल लिए थे, और अच्छी रही उनका अपना, डोगर साहब से, कियानी साहब का, बिल्कुल डोगर साहब के साथ उनका था कि मेरा अपना है, उन्होंने कहा जी बिल्कुल आपकी राय मोहतरम है, मेरी अपनी है कि मैं आ गया हूँ। और उन्होंने आज, आपको पता है, वकला ने भी जो कल हड़ताल थी वो खत्म कर दी, सारे वकला उनके सामने पेश हो गए। तो इस पे मेरा ख्याल है खान साहब को और इनके वकला को खास तौर पे मैं कहूँगा ठंडे दिल से सोचें कि अगर वो खत लिख भी रहे हैं तो अपनी क़यादत के साथ अपने लीडर को तो ये बताएं ना कि कम से कम कि सर इस तरह बात बनेगी नहीं, कि धमकी भी लगाएं। फिर साथ ही वो कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ ने बूट इतने तेजी से पकड़े हुए हैं कि कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा, वो किसके लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं? अच्छा, वैसे आपके पास एक सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि एक परसेप्शन है कि जिसकी तारीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करना शुरू कर देती है, के साथ खड़ी हो जाती है, उसका कैरियर खत्म हो जाता है। जैसे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको सपोर्ट कर रही है, तो उसके बाद जो कुछ उनके साथ हो रहा है वो पूरा पाकिस्तान देख रहा है उसको, तो जिसकी तारीफ करते हैं उसके साथ ऐसा क्यों हो जाता है? राना साहब फरमाइएगा कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनको फुल सपोर्ट दे रही है इस वक्त, और जब भी सपोर्ट करती है, जिसको सपोर्ट करती है उसके साथ ये हो जाता है। वैसे मुझे ना शेर याद नहीं रहते, लेकिन आपके इस सवाल पे मुझे एक शेर याद आया, हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो, कोई इस किस्म का है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब उनके साथ लग गए, उनका पूरा करियर खराब हो गया। वो बेचारे वो भी खत लिखने पे आए हुए हैं। जनरल फैज हमीद उनको ऐसे ही चीफ लगा रहे थे, वो ऐसा हुआ है कि अब वो मजीद उसमें, मतलब उनके बारे में पूरा करियर खत्म हो गया, उसके बाद अब जेल में है, और उनका फैसला भी शायद अगले महीने में आ जाए या इस महीने के एंड पे आ जाए। तो खान साहब को ये सोचना चाहिए ठंडे दिल से, ये जेल ना बेसिकली उनके लिए जहाँ वो कुरान की तफहीम बता रहे हैं कि मैं पढ़ रहा हूँ चीज़ें हैं, तो उन्हें ठंडे दिल से सोचना चाहिए कि इस प्रेशर से पाकिस्तान की फ़ौज तो नीचे नहीं लग रही। मतलब कम से कम मुझे आज के दिन तक ये पता है कि वो जवाब बिल्कुल नीचे नहीं लग रहे। जब आप नीचे भी नहीं लगा सकते और आप जिन लीडरों को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में मिलाने जाते हैं वो भी आपसे पूछते हैं ना जनरल बगावत कर सका, ना जज कर सका, ना अवामी बगावत कामयाब हुई, हमारे साथ बैठोगे तो दोबारा क्या आप फिर खान साहब मानेंगे इस बात पे कि आप किसी को क़यादत दें और कोई तहरीक चलाएं? तो वो साथ ही वो खत नया चला गया डायरेक्ट आर्मी चीफ को। अब असद कैसर साहब इशाइया लेके बैठे हैं अपने घर पे, देखे क्या बनता है। ठीक है। अच्छा दानियाल साहब ये फरमाइएगा, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्यों समझ नहीं आया कि ये NRO 2 है जिसके लिए खत लिखा गया है, जबकि वो सिर्फ मशरूम से भरपूर एक खत है, उसके अंदर कोई दरख्वास्त नहीं है कि मुझे जेल से बाहर निकालें या मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाएं या फॉर्म 47 की गवर्नमेंट खत्म करें या मेरा मैंडेट वापस करें, उसके अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप क्यों ये परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं कि जी NRO 2 लेना चाह रहे हैं वो? देखिए जी, कहानी शुरू हुई थी कि आप न्यूट्रल कैसे हो सकते हैं, न्यूट्रल तो जानवर होता है। फिर उसके बाद कहानी शुरू हुई थी कि मीर जाफ़र और मीर सादिक के साथ आपको कंपैरिजन्स का बात की गई। फिर बात हुई कि हमें अमेरिका ने निकाला, फिर बात हुई कि इमरान खान को अमेरिका निकालेगा, उसके बाद इमरान खान आज़ाद होगा और इमरान खान पाकिस्तान को फिर अमेरिका से आज़ाद और डोनाल्ड ट्रंप से आज़ाद कराएगा। ये कहानी इनकी कहानी थी। और आज जब यहाँ पहुँचे हैं तो ये तमाम कहानियाँ जब फेल हो गई, तमाम ये हर चीज़ें इनकी फारिग हो गई, तो अब ये इस पॉइंट पे आ गए हैं। किस पॉइंट पर? ये 2 किस्म की सियासत के ये पैरोकार हैं, या ये गैरबान से पकड़ते हैं और जब गैरबान पकड़ने से बात ना बने तो पाँव पे पड़ जाते हैं। अब हकीकत में
ये डील और ढील के मुंतज़िर हैं। ये एनआरओ मांग रहे हैं, ये वो जमात है, ये एनआरओ मांग रहे हैं जो कहते थे कि हम लोगों के एसी उतार देंगे, जो कहते थे कि हम इनका खाना बंद कर देंगे, जो कहते थे कि हम इनकी बेटियों को, इनकी माओं को कचहरियों में बुलाकर हम इनको सामने खड़े करेंगे। देखिए, ये इनको अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। आज ये जो जिस चीज़ की भीख मांग रहे हैं, ये इनकी अपनी करनी थी। और आज भी इन तमाम चीज़ों के बावजूद मैं एक चीज़ का हामी हूँ और मैं बड़ा स्ट्रांगली इस चीज़ को सपोर्ट करूँगा कि पाकिस्तान आज मुस्तकम हो रहा है, ये मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है। देखिए, इनकी सियासत जो हर दफ़ा कभी डी चौक में लाशें लेने के लिए आते हैं, कभी पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने के लिए आते हैं, कभी पाकिस्तान के खिलाफ नॉन स्टेट एक्टर्स के हाथों से यूज़ होने के लिए आते हैं। हम बार बार यही कहते हैं कि आपको रिलीफ पार्लियामान से मिलेगा, बात पार्लियामान से करें। पार्लियामेंट्री जमातें जो हैं आपके साथ बैठकर चीज़ों को आगे चलाएंगी, वो कमज़ोर हो या मजबूत हो, वो ताकतवर हो या ना हो, लेकिन फिर भी जमहूरियत में आपके लिए, आपके साथ, अगर आपके दर्द को, इन चीज़ों को कोई समझ सकता है तो पॉलिटिकल पार्टीज हैं। और पॉलिटिकल विजडम ये कहता है कि आप हर दफ़ा बैसाखियों के शिकार, आप बैसाखी, इनको भी थोड़ा चस्का भी बैसाखियों का पड़ा हुआ है ना, कि उन्होंने ये तो एक टांगा जमात थी, बैसाखियों में बैठ कर पहली दफ़ा आए और उसके बाद ये आज भी बैसाखियाँ ढूंढ रहे हैं। तो ये इनको बैसाखियों को छोड़े, ये पार्लियामान में आए, पार्लियामानी जमातों से बात करें, पाकिस्तान जिन लोगों ने इनको वोट दी है उनकी बात करें, पार्लियामान में गरीब बेरोजगार मजदूर की बात करें और चीज़ों को आगे चलाएं, और तभी चीज़ें आगे चलेंगी, तभी चीज़ें बेहतर होंगी। अगर ये छत के ऊपर चढ़ कर गाली दें और फिर नीचे आके कहें हमसे मुज़ाकरात कर लो, और फिर ऊपर चढ़ के गाली दें और फिर नीचे आकर के आए मुज़ाकरात कर लो, तो इस तरह चीज़ें ना आगे चलेंगी और ना बेहतर होंगी। अच्छा पंजोथा साहब, ऐसे एक नुक्ता है, वो नुक्ता ये है कि पहले आप मुखालफत करते हैं किसी की और फिर आप उसको मानने से इनकार करते हैं और फिर उसके बाद उसी को खत लिख देते हैं, उसी से दरख्वास्त करते हैं। जैसे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, आप उनको नहीं मानते थे, आप ये कहते थे कि हमारे चीफ जस्टिस हैं ही नहीं, हमारे चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, फिर अल्टीमेटली आपको उन्हीं को खत लिखना पड़ गया। और आर्मी चीफ के बारे में जो आपका रवैया है वो पूरी दुनिया के सामने है, कल तक क्या था आज क्या है वो सब कुछ है, लेकिन फिर उसी को खत लिखते हैं। तो ये समझ नहीं आती आपकी कि या तो आप माने या फिर उस शख्स को ना माने आप। देखें जो सब बात ये है काफी लंबी चार्जशीट दोनों भाइयों की तरफ से जो है वो दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को खत लिखा जाए या आईनी बेंच के सरबराह को लिखा जाए या किसी भी हाई कोर्ट के जज को लिखा जाए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि 26वीं तरमीम वाला मामला भूल गया है या वो जज जो है मंसूर का रास्ता हटाकर और खुद आकर लग गए हैं, बल्कि हम तो अपना मौकफ उस मामले के ऊपर क्लियर रखते हैं। अब जो जज बैठा होगा, जो भी चीफ होगा, जो भी किसी आईनी बेंच का सरबराह होगा, या तो आप ये कह देना कि हमारे केसेस उनके पास ना लगें, बल्कि आप मंसूर को चीफ जस्टिस बना दें, आईनी बेंच भी खत्म कर दें, तो फिर हम मंसूर साहब के पास ही भेजेंगे। जब एक सीट पर बैठा हुआ बंदा वही है और जब तक वो नहीं हटता तो उसी को मैसेज भेजना है ना, उसी को लेटर भेजना है। और उसके अंदर हम क्या कह रहे हैं कि जो बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ पूरे पाकिस्तान में आज तक हुई हैं, चादर चारदीवारी का तकद्दस पामाल, बहनों को जो है जिस तरह से घसीटा गया, जिस तरह जेलों में डाला गया, जिस तरह घरों में चापे मारे गए, जो आज तक हुआ, हमारे लोग शहीद किए गए, मिसिंग किए गए, अभी भी जख्मी हैं, अस्पतालों में पड़े हुए हैं, जेलों में पड़े हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें क्या हम उस लेटर के जरिए उनको ना भिजवाएं कि आप इसके ऊपर नोटिस लें? तारीख में ये तो कम से कम एक ऑन रिकॉर्ड चीज़ आती है कि आपने बेशक वो जैसे भी एक जज का रास्ता क्रॉस करके आए, लेकिन आपने अपनी तरफ से एक पूरी कोशिश की, इस मुल्क की खातिर की कि आपको भी बेशक बिठाया गया है, लेकिन ये हो रहा है, इसके ऊपर नोटिस लें। आपने देखा कि काजी फाइज साहब, हमने बिल्कुल उनकी मुखालफत की क्योंकि उन्होंने फैसले गलत दिए। उन्होंने एक पार्टी को, उन्होंने नवाज शरीफ को अहल करार दे दिया, इमरान खान को अपनी वो से एक चक्कर के अंदर जानबूझ के नायल किया गया और वो दरखास्तें नहीं लगाएगी, वो चले गए, लेकिन वो दरखास्तें नहीं डिसाइड की गई, जिस तरह बल्ले का निशान लिया गया और जो फैसले उन्होंने किए वो पूरी हिस्ट्री में, पूरी तारीख के अंदर वो लिखे गए कि आपने ये पाकिस्तान की आवाम के साथ जुल्म किया गया। अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब थे, उनसे पीछे चले जाएं तो जस्टिस साकिब निसार साहब भी थे और उनके ऊपर जो एतराज सब लोग करते हैं वो भी आपके सामने है। तो अगर जस्टिस साकिब निसार साहब जो थे उनके इकदामात को आपने पसंद किया, उसको सपोर्ट की,
और जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब को आपने हीरो माना, आपने उनके इकदामात को सपोर्ट की, तो फिर जस्टिस काजी फाइज साहब का क्या कसूर था, या ये जस्टिस या ये आफरीदी साहब का क्या कसूर है? ये एक सवाल है वैसे आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ। या तो आप इन टूटी लोगों को पसंद करें या फिर इन टोटलिटी आप रिजेक्ट करें। ये सिलेक्टिव किस्म की रिजेक्शन और सिलेक्टिव किस्म का जो एक्सेप्टेंस है उसकी कोई समझ नहीं आ रही वैसे कौम को। छोटी सी ब्रेक को, ब्रेक के बाद दोबारा जरूर।